कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं जेन फॉस्टर, बैट्स द बेस्ट हाउंड और कई सारे हीरोज न्यूयॉर्क शहर के लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सैंक्टरम के अंदर इवैक्यूएट कर रहे थे। असल में सैंक्टम सैंक्टरम के अंदर एक साथ 1-2 मिलियन लोग आराम से रह सकते हैं और इस वक्त ये अर्थ की सबसे सेफ जगह में से एक है। बैट्स जेन फॉस्टर से पूछता है, डॉक्टर फॉस्टर, क्या आपने सभी एसगार्डियंस रिफ्यूजीज को अंदर ले लिए हैं? हाँ बैट्स, सबको ले लिया, पर एक शिप अभी भी रास्ते में है। ओके डॉक्टर फॉस्टर, मैं इस डोर को जितना देर हो सके उतना देर खुला रखूंगा और मुझे लगता है आपको भी अंदर जाना चाहिए। पर जेन फॉस्टर अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रही होती है। डॉक्टर फॉस्टर? जेन फॉस्टर भले ही अपने कैंसर का सामना करके उसे जीत चुकी हो, पर आज जेन फॉस्टर के दिमाग में एक अलग ही आवाज़ चल रहा होता है। एक ऐसा आवाज़ जिसको उसे लगता था कि वो कभी भी नहीं सुन पाएगी। उससे कुछ ही दूर कई सारे डार्क एव्स पनिशर को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनमें से एक भी पनिशर का बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। ये तो बेसिक नॉर्मल से ह्यूमन है, पर फिर भी हम इसे मार क्यों नहीं पा रहे? अबे बेवकूफ, हम सब डार्क एव्स की एक ही कमजोरी है और वो है लोहा, और इसे देख के लगता है इसके पास अनलिमिटेड लोहे का सप्लाई है। अगर लोहे से तुम्हारा ये हाल है तो एडामेंटियम से कैसा होगा? तब हम देखते हैं पीछे से 3 एडामेंटियम क्लॉज उस डार्क एल्व्स के सीने में घुस चुका है, जैसा कि मुझे लग ही रहा था। हे लोगन, मुझे तो लगता था तुम मर चुके हो। ना, बस लंबे समय के लिए नशे में था। तुम्हारा क्या हाल चाल है फ्रैंक? मैं पूरी तरह से रिलोडेड हूँ। बहुत ही बढ़िया, तुम्हें देख के अच्छा लगा फ्रैंक। और इसके बाद वो दोनों उन डार्क एल्व्स से फाइट करने लगते हैं। उधर कैप्टन अमेरिका एक बिल्डिंग से लोगों को एवैक्यूएट कर रहे होते हैं। वो दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर उठता है और उस बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, और वो छलांग सीधे एक फर्स्ट जायंट के ऊपर होती है। इससे वो जायंट जोर से नीचे आकर गिरता है। उसके बाद कैप्टन अपने साथियों से कहते हैं, मुझे कोई एक और जायंट ढूंढ के दो, मैं फिर से ऊपर जा रहा हूँ। तब उसके कम्युनिकेटर में कोई कहता है, तुम्हें ज़्यादा दूर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टीव, क्योंकि ये सब तो हमारे चारों तरफ हर के ही मौजूद है। तभी हम देखते हैं आयरन मैन कई सारे वॉर एंजल्स के साथ फाइट कर रहा होता है। इस वॉर को देख के ऐसा लग रहा है कि ये हम सब पर भारी पड़ रहा है, और वैसे इन सब के मुकाबले हमारे पास बहुत ही कम लोग हैं, और साथ ही साथ वक्त भी बहुत ही कम है, और काफ़ी सारे सिविलियन अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। टचाला, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या हम उस नए सेलेस्टियल टेलीपोर्टर का यूज़ करके सिविलियंस को एवेंजर्स माउंटेन में ले जा सकते हैं? पर टचाला उससे कहता है, ये करना पॉसिबल था, लेकिन पता नहीं क्यों अर्थ के सारे नेटवर्क्स अब जैम हो चुके हैं, और वो एकदम श्योर है कि एल्व्स और गॉब्लिन्स के अलावा भी अर्थ से कोई ना कोई मेलकिथ का साथ दे रहा है। तब हम देखते हैं ये काम किसी और की नहीं, रॉक्सन कंपनी का है। और यह मैं बता दूँ, रॉक्सन मार्वल की एक जाने माने विलन में से एक है, और ये रॉक्सन कंपनी को चलाता है, और ये असल में एक मिनेटॉर है। इन सभी के बाद आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है, स्टीफन, क्या तुम अपने मैजिक को यूज़ करके बचे हुए सिविलियंस को यहाँ से निकाल नहीं सकते? हाँ, ऐसा एक मैजिक स्पेल तो मेरे पास है, लेकिन इस स्पेल की एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं इस स्पेल को पहले ही कास्ट कर देता, पर पता नहीं क्यों कोई मेरे स्पेल्स को ब्लॉक कर रहा है। और तभी हम देखते हैं वो असल में तीनों वॉर विचेस हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, और मेलकिथ और उसका वॉर विचेस एक बिल्डिंग के ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। और दूसरी तरफ लेडी फ्रेया क्वींस ऑफ एंजल्स से सामना कर रहे होते हैं। क्वींस ऑफ एंजल्स, मुझे ये देख के बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि तुम मेलकिथ का साथ दे रही हो। आफ्टर ऑल तुम वही बच्चे चुराने वाली और ओथ तोड़ने वाली हार्फी हो, और इस सब के बाद तुम्हारी सर काट कर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। उससे थोड़ी ही दूर स्पाइडरमैन और क्वीन सिंडर के बीच लड़ाई चल रहा होता है। ओके रुको रुको, इतना बड़ी और आंख से ढका हुआ, तुम जरूर हेल से हो राइट? हेल तो निफलहम का पार्ट है बेवकूफ, जहाँ बर्फ और ठंड होती है। क्या मुझे देख के तुझे लग रहा है कि मैं ठंडी हूँ मॉर्टल? मेरा नाम सिंडर है और मैं मुस्पलहाइम का क्वीन हूँ। ओ मैं समझ गया, मतलब वो फर्स्ट जायंट्स हेल से होंगे राइट? नहीं गधे, वो यूटनहैम से है। अब सीधा खड़ा रहे ताकि मैं तुझे मार सकूं। ओह गॉड, ये कितना कंफ्यूजिंग है। क्या तुम्हारे पास इन सभी जगह के लिए कोई मैप वगैरह होगा?
इससे थोड़ी ही दूर रॉबी रेस, जो कि नया नया घोस्ट राइडर बना है, वो एन्चेंट्रेस के साथ लड़ रहा था। अब रॉबी रेस को ये पावर मिले ज़्यादा टाइम नहीं हुए, इसीलिए वो अपने पावर्स को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एन्चेंट्रेस उस पर भारी पड़ जाता है। तभी अचानक से वह एक एस्गार्डियन जहाज एन्चेंट्रेस से आकर टकराती है और उसे दूर कर देती है और इसके बाद उस जहाज से जेन फॉस्टर बाहर आती है और जिसे देख के लेडी फिरा कहती है, इन द नेम ऑफ गॉड्स तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं अपने रियलम को हर कीमत पर बचाऊंगा। कहाँ है वो मैलकिथ? चलो उसके अंदर 2-4 तलवार घुसा के ये सब ही ख़त्म करते हैं। तभी सडनली एक फ्रॉस्ट जायंट उस जहाज को अपने पैरों तले डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि कैप्टन मार्वेल आके उस जायंट का काम तमाम कर देती है, पर आसपास के हालत देख के ऐसा लग रहा था कि हमारे हीरोज़ इस बैटल को नहीं जीत पाएंगे। उन्हें इस वक्त मदद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन तभी अचानक उन दोनों को जोर से वॉर हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। वॉर हॉर्न ऑफ एसगार्ड? पर कौन? और इसके बाद हम देखते हैं अपने वैल्किरीज के आर्मी को लेकर ऑल फादर ओडिन वहाँ पर पहुँच चुके थे। उस हॉर्न को जोर से बजाओ, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि गॉड ऑफ गॉड्स ओडिन अब आ चुका है। उसके बाद ओडिन अपने स्पेयर को यूज़ करके एक फॉस जायंट को चीरते हुए उसके आर पार निकल जाते हैं। गॉड्स और मॉर्टल्स को छोड़ के अगर कोई भी चीज़ सामने आए तो उसे ख़त्म कर दो। अगर मैलकिथ एक वॉर चाहता है तो मेरी दाढ़ी की कसम, हम उसे एक ऐसा वॉर देंगे जो वो कभी भी नहीं भूलेगा। जेन फॉस्टर ब्रूनहिल को देखकर उससे उसे मैलकिथ के पास ले जाने के लिए एक राइड मांगती है। तब ब्रूनहिल कहती है, तुम बहुत जाने पहचाने से लग रहे हो मॉर्टल। हाँ पता है, मेरे हाथ में एक हैमर को लेकर मुझे इमेजिन करो। तब वो समझ जाती है कि जेन फॉस्टर असल में थॉर द गॉडेस ऑफ थंडर थी। उधर क्वीन सिंटर ओडिन को देख के कहती है, ओडिन को तो अभी क्या मरा हुआ होना चाहिए था। बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा कुछ छोटे मोटे एल्फ्स के हाथों ऑलमाइटी ओडिन मर जाएगा? मैंने उन असैसिन्स की चटनी बना दी है और वही सेम हाल मैं उनके मॉन्स्टर का करने वाला हूँ। मैलकिथ, अपना मनुष्य शक्ल लेके मेरे सामने आओ। तभी वह लेडी फ्रेया आ जाती है। तो तुम आ ही गए। लेडी फ्रेया, तुम्हारा हालत खराब लग रहा है। नॉनसेंस, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं पहले के जितना ही ताकतवर हूँ। ये तो पता नहीं, पर तुम्हारा झूठ पहले के जितना ही ताकतवर है। वो चला गया। हमारा बेटा अब मर चुका है। क्या? इम्पॉसिबल, थॉर मर नहीं सकता। नहीं, हमारा दूसरा बेटा। ओह, लोकी। हाँ, उसे मारने वाला उसका बायोलॉजिकल फादर लॉफी था। तब ओडिन पीछे मुड़कर देखता है, लॉफी यहाँ पर आ चुका है और वो सामने पड़े हुए एक टावर को उठाकर ओडिन को दे मारता है। दूसरी तरफ जेन फॉस्टर ब्रूनहिल के साथ बिल्डिंगों के ऊपर से उड़ते हुए जा रही थी और जब ब्रूनहिल को पता चलता है कि जेन फॉस्टर मैलकिथ का गर्दन उड़ाना चाहती है, तब वो जेन फॉस्टर से कहती है, जेन फॉस्टर काफ़ी सारे बैटल्स लड़ चुकी है, अब उसे आराम करना चाहिए। और ये कहते हुए ब्रूनहिल जेन फॉस्टर को एक बिल्डिंग के छत पे छोड़ के चली जाती है। लेकिन उस बिल्डिंग के छत पे आके जेन फॉस्टर देखती है वार्ड विचेस ब्लेड को पूरी तरह से काबू कर चुके थे और ब्लेड डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उनके स्पेल को रोकने वाली कोई और नहीं, ये तीनों वार्ड विचेस है। तब जेन फॉस्टर बिना किसी देरी किए उनमें से ही एक के आंखों को उड़ा देती है और ये चीज़ होते ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपने फॉर्म में आ जाते हैं। मैजिकल इंटरफेरेंस बंद हो चुका है। इवैक्यूएशन स्पेल बस लाइव होने ही वाला है। इन 3, 2 बाय द बियर्ड ऑफ भिशांति, पर्पल भेल अपने दरवाजा खोलो। मैं डॉक्टर स्ट्रेंज उन सारे सोल्स की कीमत चुकाऊंगा जो इसमें से जाएगा। हुंडला सीना। तभी हम देखते हैं शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा पोर्टल खुल चुका है और उसमें से कई सारे हाथ निकल के लोगों को टेलीपोर्ट करने लगा है। पर मैलकिथ सब देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। कोई भी इस वार्ड से भाग नहीं सकता। कोई अभी इस पोर्टल को बंद करो। सभी वैल्किरीज पोर्टल की हिफाजत करो अभी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के इस स्पेल में एक प्रॉब्लम था। ये स्पेल इतना अनस्टेबल और पावरफुल था कि ये सभी सिविलियंस के साथ साथ सभी हीरोज़ को भी वहाँ से टेलीपोर्ट करने लगता है। और दूसरी पल हम देखते हैं हमारे सभी हीरोज़ एवेंजर्स माउंटेन में पहुँच चुके हैं।
जेन फॉस्टर कहती है हमें वापस जाना चाहिए। स्पेल इतना पावरफुल था कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। तब ब्लैक पैंथर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है तुम अब आराम करो स्टीफन, तुमने आज बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। कैप्टन मार्वेल कहती है हमने अभी अभी न्यूयॉर्क शहर को एनिमीज के हवाले कर दिया है। तब लेडी फ्रेया अपने पति को संभालते हुए उन सबको बताती है मेलकिथ के फोर्सेस बहुत ही पावरफुल थे, शुक्र है कि हम सब वहाँ से बचकर निकल पाए। इस लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें मेरे बेटे थॉर की ज़रूरत पड़ेगी। और मरने से पहले लोकी मुझे बताया था कि थॉर अभी योटनहैम में फंसा हुआ है। ओडिन उनसे कहते हैं पहले उन्हें ब्लैक बाइफास्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सवर्तलहेम जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक बाइफास्ट की मदद से मेलकिथ अपने आर्मीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है। तब ब्लैक पैंथर उन्हें बताता है उनके टेलीपोर्टर अब ऑफलाइन हो चुके हैं और ये सब रॉक्सन कंपनी का किया धरा है। अब वक्त आ गया है जब एजेंट्स ऑफ वाकांडा इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझे बताओगे अब तक तुम जिंदा कैसे हो? अभी मरने का टाइम नहीं हुआ है किड, वियर के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। और उधर अर्थ पे ब्रूनहेल मेलकिथ की तरफ बढ़ते हुए कहती है देखो डार्क एल्फ, तुम्हारा अंत तुम्हारे सामने खड़ी है। मुझे तो सिर्फ एक मरी हुई औरत नजर आ रही है। दूसरी तरफ लेडी सिप लेडी फ्रेया से कहती है मेरा भाई हेमडल अगर रेनबो ब्रिज ओपन कर भी लेता है फिर भी वो आपको कहाँ पर भेजना है वो नहीं देख सकता, क्योंकि उसका आईसाइट अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। सॉरी, क्या आपने कहा एक ब्लाइंड इंसान को देखने के लिए मदद चाहिए? इसके बारे में आप मुझसे बात कर सकते हो। उसके बाद लेडी फ्रेया जेन फॉस्टर को एसगार्ड की ऑल मदर बना देती है, लेकिन जेन फॉस्टर का ध्यान ऊपर लगा हुआ एक मॉनिटर पे है और उसके आंखों से आंसू बह रहा होता है। जहाँ हम देखते हैं अर्थ पे अभी भी फाइट करते हुए वैल्किरीज का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है और वैल्किरीज के लीडर ब्रूनहेल के बॉडी में कई सारे चाकू घुसा हुआ है, पर उसके बावजूद भी वो बहुत ही बहादुरी के साथ फाइट करे जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से मेलकिथ पीछे से अपना तलवार घुसा के उसकी सर धड़ से अलग कर देता है और साथ ही साथ हम देखते हैं अर्थ की सभी कंट्रीज और शहर को मेलकिथ का आर्मी कब्जा करने लगे हैं। लॉस एंजल्स, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, संघाई और भी कई सारे देश मेलकिथ के आगे अपने घुटने टेक चुकी है। अब हम लोग सिर्फ ये विश कर सकते हैं कहीं ना कहीं कोई गॉड उनकी प्रेयर्स सुन रहा हो। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पसंद आए तो लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑसम रहो यार।